हेलो 6th क्लास एसएसटी में अपना आज बच्चों नया चैप्टर शुरू होगा। पृथ्वी के परिमंडल में जो हम पृथ्वी देखते हैं चित्र में और हम पृथ्वी में रहते हैं तो उसका हमने नक्शा भी देखा है, कई देशों का, पूरा विश्व का नक्शा भी देखा हुआ है। तो इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें देखते हैं आप। पृथ्वी का ये जो पूरा घेराव है जिसने अपन कह सकते हैं कि अलग अलग परिमंडल है, उसकी ही चर्चा आज अपन यहाँ पर करेंगे। बच्चों यहाँ पे आता है पृथ्वी के परिमंडल कितने हैं। तो देखो यहाँ पे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और इन तीनों को मिलाकर के जैव मंडल। ठीक है। अब भूमंडल क्या है बच्चों? जहाँ पे अपन रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो जो ठोस हिस्सा होता है, ठोस सतह जो है, भूमि का कठोर भाग जो है, ठीक है, जिसमें मानव निवास करता है। यहाँ में पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु जो देख रहे हैं हम, तो ये क्या है? भूमंडल। ठीक है, जमीन का हिस्सा, थलमंडल। फिर पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का वातावरण है, आवरण है, जिसमें विभिन्न गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बहुत सारी गैसें भी हैं। तो ये सब क्या है? पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो ये क्या है बच्चों? विभिन्न गैसों का ये जो पूरा आवरण है, ये वायुमंडल है जो अलग अलग परतों के रूप में पृथ्वी पर उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये वायुमंडल। फिर आता है जलमंडल। पृथ्वी पर जो हम जलीय स्थान देखते हैं, जैसे बड़े बड़े समुद्र आप देखते हो, महासागर, फिर छोटे समुद्र जो होते हैं, सागर, इसके अलावा नदियां हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, झीलें हैं। तो ये सारी जो जल राशि है, ये जल राशि को पूरा मिलाकर के क्या बनता है? जलमंडल। ये जल जो है ये जल के रूप में तो पाया जाता ही है, इसके अलावा बर्फ के रूप में भी पाया जाता है। अपने हिम नदी आपने देखी होगी, बर्फ की नदी होती है, जलवाष्प। ठीक है, ये सब भी किसका हिस्सा है? जलमंडल का। और ये तीनों मंडल जहाँ पे एक साथ मिलते हैं और जहाँ पे जीवन पाया जाता है, वो हो जाता है जलमंडल। तो ये अपना एक पहला क्वेश्चन है, उसका भी ये आंसर आ जाएगा कि पृथ्वी पर कितने परिमंडल पाए जाते हैं। तो ये परिमंडल यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनका अपन एक एक करके वर्णन देखेंगे। तो पहला आता है बच्चों भूमंडल, जो अभी अपन ने चर्चा की कि पृथ्वी का वो ठोस भाग जहाँ मानव निवास करता है। ठीक है, जो किससे बना है? ठोस भाग किससे बना है? अपन देखते हैं मिट्टी है, धूल के कण है, इसमें धूल है, पत्थर है। तो ये सब क्या है? भूमंडल का हिस्सा। और यहीं पर जीवन जीने के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तभी तो मनुष्य जो है यहाँ पर जीवन जी पा रहा है। पेड़ पौधे हैं, यहीं पे पनपते हैं, तो जीवन जीने लायक जो यहाँ पर परिस्थितियां वो पाई जाती है। अब ये जो पृथ्वी की सतह है जहाँ पे हम रहते हैं, इसको दो हिस्से में बांटा गया। एक तो जल भाग हो गया और एक स्थल भाग हो गया। तो पृथ्वी पे अगर आपने विश्व का नक्शा देखा होगा, आपकी बुक में भी है बच्चों विश्व का नक्शा, तो उसमें सारे तो महाद्वीप दिए। महाद्वीप है ना, स्थलीय भाग। एक तो होते हैं छोटे द्वीप, है जमीन के टुकड़े बच्चों, और वो जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा है, पर वो जमीन का टुकड़ा छोटा है, तो वो तो हो जाते हैं द्वीप। जैसे अपने भारत से अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। और जो जमीन का हिस्सा बहुत बड़ा है पर वो भी जल से घिरा हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है बच्चे? जल ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जलीय हिस्सा यहाँ पर ज्यादा है, जल राशि। तो इसलिए अगर अपन देखें ऊपर से जो तस्वीरें ली गई है पृथ्वी की, तो उसमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो ये किसके कारण हो रहा है? जल की रिक्तता के कारण हो रहा है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो आप विश्व का नक्शा आपने देखा होगा, उसमें स्थलीय भूभाग भी है। तो ये भूभाग जो है ये महाद्वीप कहलाते हैं। बड़े बड़े जमीन के हिस्से जो चारों ओर से किससे घिरे? जल से घिरे। और जो छोटे हिस्से वो कहलाते हैं द्वीप। और जो विशाल जल राशि है, जिस जल राशि के जरिए ये स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, ये जो महासागर हैं, इन महासागरों से ये सारे क्या है? आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जो है जानने योग्य बातें हैं कि जो भी ऊंचाई, जो जमीन पे जो भी चीजें हैं, उनकी जो ऊंचाई नापी जाती है, उसकी ऊंचाई नापी जाती है समुद्र तल से। समुद्र का जो निचला तल है वहां से ऊंचाई नापी जाती है। और अपन क्या है कि भाई पृथ्वी पर ये जो माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, सबको पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी।
तो इस चोटी की जो ऊंचाई नापी जाती है वो समुद्र तल से नापी जाती है, समुद्र सतह से। तो इसकी ऊंचाई नापी जाती है 8,848 मीटर, ये जमीन से ऊंची। पर इसमें एक अनोखी बात और है, ये तो हो गया जमीन का हिस्सा कि जमीन पे ये जो पर्वत बना हुआ है इतनी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कहाँ से नापी हमने? पृथ्वी जो है यहाँ से ऊंचाई समुद्र तल से। पर समुद्र के नीचे भी बहुत गहराई में बड़े बड़े गर्त हैं, मतलब गड्ढे बने हुए हैं बहुत नीचे गहराई पे जाकर के, उनकी गहराई इससे भी ज्यादा है। और ये सबसे बड़ा गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, मैरियाना ट्रेंच कहते हैं उसको, मैरियाना गर्त। उसकी जो गहराई है वो 11,000 लगभग जो है 22 मीटर जो है गहरा है। मतलब कोई स्थान इतना भी गहरा हो सकता है जो इस ऊंचाई पहाड़ों से भी नीचे है, मतलब है जमीन से धरती से महासागर में, पर उसकी जो गहराई है वो इससे भी ज्यादा है। तो ये हो गया बच्चों अपना दो हिस्से बांटे जो गए हैं, महाद्वीप और महासागर। तो ये जमीन के भूभाग हो गए महाद्वीप, और महासागर किसके हो गए? जलीय भूभाग। अब पृथ्वी पर अपन एक एक हिस्सा लेते हैं। पहले अपन ले रहे हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 7 महाद्वीप के यहाँ नाम दिए, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको जानकारी इसकी दे रही। हम बच्चों कौन से महाद्वीप पर रह रहे हैं? मतलब अपना देश जो है एशिया में आता है, जो अपना भारत है वो कौन से इसमें आ रहा है? एशिया में आ रहा है। अब एक सिंपल सी एक मान लो थोड़ा सा देखना चाहें कि मान लो जैसे विश्व का नक्शा, ठीक है। अब ये जो विश्व का नक्शा है इसको अगर अपन 4 हिस्से में बांट, 4 हिस्से से तात्पर्य है अक्षांश देशांश। जैसे मान लो पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी को अगर अपन 20 से 2 हिस्से कर लेते हैं तो पृथ्वी के 2 हिस्से जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया अक्षांश का। और अगर अपन ऐसे पार्टीशन कर ले तो एक हो गया पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। तो उसके आधार पर अपन देखेंगे कौन सा महाद्वीप कहाँ आता है। अब ये जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है क्योंकि इसका एरिया सबसे ज्यादा है। मतलब पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जमीन का जो है इसके इसमें आता है। और ये कौन से गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी, मतलब ऊपरी गोलार्ध, ऊपरी गोलार्ध में ये आ रहा है। और ये जो एशिया है उसमें कुछ भाग यूरोप का भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन यूरोप के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो यूरोप और एशिया जहां पर मिल रहे हैं, यूराल पर्वत श्रेणी, तो वहां पर जो एक रेखा है, विभाजक रेखा जो है, मतलब ये अपन यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों का संयुक्त नाम है यूरेशिया। फिर यूरोप जो है ये एशिया के पश्चिम में, मतलब एशिया महाद्वीप अगर अपन यहाँ कहते हैं तो इसके इस दिशा पश्चिम में क्या है? यूरोप है। और ये भी तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। फिर आता है अफ्रीका, ये एशिया के बाद आता है। अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप। इस महाद्वीप में से बीचों बीच से जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा गुजर रही है। और ये विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा, जिसको अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। और चूंकि विषुवत रेखा बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, भूमध्य रेखा, तो इसलिए उस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान भी पाया जाता है। तो 0 डिग्री मध्य से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध में है ये भी, ठीक है, क्योंकि आधा हिस्सा जो है इसका, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में भी है क्योंकि मकर रेखा भी जा रही है इससे। तो अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। नील नदी यहाँ की सबसे फेमस नदी, विश्व की बड़ी नदी यहाँ पर पाई जाती है। फिर आते हैं बच्चे 2 अमेरिका, एक उत्तर अमेरिका और इससे लगा हुआ दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक जो रेखा है, संधि है, वो एक नहर है, पनामा नहर, ठीक है, पनामा संधि, तो वो इन दोनों को जोड़ती है। तो अब अमेरिका जो तीसरा सबसे बड़ा है और ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है, ठीक है। मतलब अगर अपन देखें ये 11 गोलार्ध, तो ऊपरी वाले से यहाँ पर ये उत्तर अमेरिका है और ये भी जल से घिरा हुआ है। और इसी के ठीक नीचे यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका है। ये दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अमेरिका हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका हो गया। दक्षिण अमेरिका में जैसे अपन ने अफ्रीका में देखा नील नदी, यहाँ पर अमेजन नदी और एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज
पर्वतश्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। सबसे छोटा महाद्वीप जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि चारों ओर से जल है इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि एक छोटा द्वीप जैसा लगता है, छोटा तो है ये द्वीपीय, और चारों ओर से किससे घिरा है, समुद्र से। दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र जो है ये क्या कहना चाहिए, छोटा महाद्वीप। फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपने देखा होगा नक्शे में, ऐसे नक्शा है तो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है नीचे। ये क्या है बच्चों, अंटार्कटिका, जिसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ से घिरा हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, दूर दूर तक बर्फ। वहां मानव तो निवास कर ही नहीं सकता है, पर यहाँ पे विभिन्न देशों के जो वैज्ञानिक हैं ये वहां पर आते हैं, किसके लिए, वहां पर आकर के वो जानकारियां लेते हैं, वहां पर आकर के वो खोज कर रहे हैं, कुछ नए चीजों को देख रहे हैं कि अंटार्कटिका में जो बर्फ है उसके नीचे क्या है। इसके लिए वहां पर इनके जो है इन्होंने अपने सेंटर बना रखे, तो जिसमें दो नाम मैं बताती हूँ, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये वहां पर मौजूद है। तो अभी अपन ने केवल महाद्वीप तक देखा बच्चों। अगले चैप्टर में जो अपना लेसन होगा उसमें अपन महासागरों के बारे में, ठीक है, और फिर ये जो अगले मंडल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखो तो इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे परिमंडलों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कौन से आपको काम करना है। तो ये आप अपने बुक में भी बच्चों साथ के साथ पढ़ा करें, और कुछ बच्चे ये होमवर्क कर रहे हैं, सारे बच्चे होमवर्क करें क्योंकि आपकी अटेंडेंस उससे ही लगती है बच्चों, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से करें इसको।